हेलो एवरीवन। हम अकाउंट्स पढ़ रहे थे क्लास 12th का और हमने अपना वॉल्यूम 1 शुरू किया था जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। हमने उसमें देखा था कि हमें क्या क्या कवर करना है। इस चैप्टर में हमें ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं जिसमें कि हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए थे? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, एसेंशियल फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप, राइट्स ऑफ द पार्टनर, पार्टनरशिप डीड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्यों इंपॉर्टेंट है? पार्टनरशिप डीड इज एन इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है। कोई अगर आपसे पूछे इज पार्टनरशिप डीड इज लीगल डॉक्यूमेंट, तो यस, पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है। विच डिफाइंस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। पार्टनरशिप डीड से क्या पता चलता है हमें? रिलेशनशिप अमंग्स द पार्टनर्स। ये पार्टनरशिप डीड हमें पार्टनर्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, क्या इंटरेस्ट का रेट होगा, वो सब इस डीड में मेंशन होगा। इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ रिटर्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अगर रिटर्न में पार्टनरशिप डीड रखें। रिटर्न में क्योंकि हमारे पास एक ये प्रूफ के तौर पे होगा कि हमारी ये पार्टनरशिप डीड है, रिटर्न में है, सबके साइन है, तो कोई कुछ बोल नहीं पाएगा जब हमारे पास रिटर्न में पार्टनरशिप डीड होगा। टू अवॉइड रिटर्न पार्टनरशिप डीड, टू अवॉइड एंड सेटल पॉसिबल डिस्प्यूट। इस डीड से जितने भी पॉसिबल डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। मतलब पार्टनरशिप डीड अगर हमारे पास रिटर्न में है, तो अगर कुछ भी गलत हो रहा है या पार्टनरशिप डीड के अगेंस्ट में हो रहा है, तो कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप डीड को दिखा के बोल सकता है कि पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा है और हम उसके अलावा कुछ और काम नहीं कर सकते। जो चीज डीड में लिखी है हमें वैसा ही करना है। तो अगर कोई पार्टनर, फर्म का कोई पार्टनर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है या फिर कोई डिस्प्यूट हो रहा है उनके बीच में, तो इस डीड से उन्हें हेल्प होगी। इस डीड से उन्हें हेल्प होगी डिस्प्यूट्स को सेटल करने में। ठीक है, तो इसलिए पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट होती है। और इसके अंदर आते हैं फिर 2 पॉइंट। पहला है इट गवर्न्स द राइट्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। पार्टनरशिप डीड में हर एक पार्टनर के राइट्स, उनकी ड्यूटीज और उनकी लायबिलिटी लिखी होती हैं, तो इससे डिस्प्यूट कम होगा। सेकंड आता है अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, तो हम पार्टनरशिप डीड की हेल्प से उन्हें रिजॉल्व कर लेंगे, उन्हें सेटल कर लेंगे। जितने भी मैक्सिमम केसेस हैं
जितना भी मैक्सिमम हम सेटल कर सकते हैं डीड की हेल्प से हम सेटल कर लेते हैं। तो ये पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज एन इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट which defines relationship among the partners. It is important to have written partnership deed to avoid and settle possible disputes. It is useful, यह useful है क्योंकि because it governs the right, duties and liability of each partners. Second, disputes arising, if any, among partners are settled on the basis of partnership deed. It being a written contract, क्योंकि एक सबके जो पार्टनर्स के बीच में हुआ है ये एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब आता है इट इज एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। इंपॉर्टेंट तो ये है, क्या ये जरूरी भी है? इज इट, क्या ये जरूरी भी है हर एक को पार्टनरशिप डीड रखना? इज इट एसेंशियल, एसेंशियल मतलब जरूरी, आवश्यक, टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, क्या ये जरूरी है, मैंडेटरी है, आवश्यक है? नहीं, नो, ये जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट होती है ये बात फैक्ट है, लेकिन पार्टनरशिप डीड एसेंशियल है ये जरूरी नहीं है। मतलब आपका मन करे तो पार्टनरशिप डीड बनाओ, आपका मन नहीं है तो आप मत बनाओ। कहने का मतलब है जब बड़ी फर्म्स बनती हैं तो पार्टनरशिप डीड बनती ही बनती है, लेकिन कोई बहुत छोटे लेवल पे बिजनेस हो रहा है तो वो लोग पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं। ठीक है, उन्हें इतनी जरूरत नहीं लगती कि हमें एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत है, वो उनकी अपनी इनकम सॉरी पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से उनका काम चल जाता है। अच्छा, अब जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड इन्होंने बनाई नहीं, तो अब ये लोग किस जिस जिस फर्म ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो ये वाली फर्म किस बेसिस पे काम करेगी? तो ये इसके लिए हमने देखा था ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 होता है। तो इसमें सारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं, इस एक्ट में पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं। तो इसमें कुछ प्रोविजन वो लिखे हुए हैं कि वो ये कहता है कि अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप लोगों को ये काम करने हैं। आप लोगों के बीच में, अभी हम पढ़ेंगे आगे, आप लोगों के बीच में ये सारी एग्रीमेंट्स होंगे। इस पार्ट फिर हम इंडियन, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से काम करना होता है। अगर देखो डीड है, यह पार्टनरशिप डीड, या तो ये होगी या ये नहीं होगी। अगर होगी तो डीड के हिसाब से काम करना है, अगर नहीं हो गई तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से काम करना है। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड बनी है तो सारे काम डीड के हिसाब से होंगे। अगर पार्टनरशिप एक्ट नहीं, डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पार्टनर्स को काम करने होंगे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? इज इट एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड? नो, इट इज नॉट एसेंशियल बट डिजायरेबल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। मतलब डिजायरेबल है, मतलब प्रेफर किया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, जरूरी नहीं है लेकिन इच्छा होनी चाहिए कि पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। इन केस पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, वो वाला केस जिसमें पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल बी अप्लाइड। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 will be applied
इसके प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। अब देख लेते हैं क्या क्या प्रोविजन अप्लाई होंगे। प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन कौन से प्रोविजंस अफेक्ट करेंगे। कौन कौन से प्रोविजन अफेक्ट करेंगे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को, ट्रीटमेंट को। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारा कैसे इफेक्ट होगा। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कौन कौन से प्रोविजंस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को अफेक्ट करेंगे। ठीक है। In the absence of a partnership deed or the partnership deed is silent, it does not have a clause in respect of the following matters. The provision of the Indian Partnership Act 1932 apply. पहला है पार्टनर्स, एक फर्म बनी जिसमें पार्टनर्स हैं ए बी और सी। ठीक है। इसमें पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब ए बी सी क्या क्या करेंगे, ए बी सी को क्या क्या करना है हम वो देख रहे हैं। तो ए बी सी क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट हो या लॉस हो, एबीसी किस में शेयर करेंगे, इक्वली। इक्वली तो प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। तो एबीसी किस में शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। क्या चीज, प्रॉफिट एंड लॉस। सेकंड आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is not paid। जितनी पार्टनर्स ने अपनी फर्म में, इनकी फर्म है, जितनी भी पार्टनर्स ने, इन तीनों पार्टनर्स ने अपनी फर्म, इस फर्म में कैपिटल लगाई है, क्या फर्म इन्हें बदले में इंटरेस्ट देगी, नहीं देगी। ठीक है। थर्ड आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। interest on drawings is not charged on partners। क्या कह रहा है ये, अगर एबीसी ने फर्म से कुछ पैसा लिया है, ड्राइंग्स ली हैं, ड्राइंग्स मतलब वही पर्सनल यूज वाली। अगर एबीसी ने कोई पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा लिया है तो क्या एबीसी को फर्म को इस पे इंटरेस्ट देना होगा, क्या फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी, नहीं। ना तो फर्म इंटरेस्ट देगी कैपिटल के लिए और ना ही पार्टनर्स इंटरेस्ट देंगे फर्म को। किसके लिए, ड्रॉइंग के लिए। अगर मैं ऐसे लिखूं इसे, क्या फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगी कैपिटल के लिए, नहीं। क्या पार्टनर्स फर्म को इंटरेस्ट देंगे ड्राइंग के लिए, नहीं। ठीक है। ड्राइंग्स के लिए क्या पार्टनर्स फर्म को इंटरेस्ट देंगे, नहीं। अगला पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन बाय अ पार्टनर।
इंटरेस्ट ऑन एडवांस या फिर लोन बाय पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड एट 6% पर annum। तो इस पे इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड एट द रेट 6% पर annum। उन्हें 6% पर एनम के हिसाब से, इन्हें 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड एट द रेट 6% पर एनम। क्या चीज है, क्या पॉइंट है ये, कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है और तो आपके ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल हो जाएगा और उस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्या क्या और क्या क्या प्रोविजंस हैं और क्या क्या प्रोविजन है? पहला कि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड नहीं है, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट अलाउड, और इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट से? 6% पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल के लिए। पर मंथ क्या होता है? एक महीने के लिए। ठीक है, तो पर मंथ नहीं है ये, पर एनम है। एनम मतलब ईयर, पर ईयर के लिए, एक साल के लिए। ठीक है, तो एक पॉइंट आता है। और फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन मतलब क्या? रेम्यूनरेशन मतलब कि फर्म पार्टनर को सैलरी देगी या फिर कमीशन, ऐसा कुछ। उसे हम क्या कहते देते हैं, क्या कह देते हैं? रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो क्या अलाउड है? तो रेम्यूनरेशन भी अलाउड नहीं है। तो रेम्यूनरेशन भी पे नहीं किया जाएगा। रेम्यूनरेशन इज नॉट पेड टू एनी पार्टनर। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन क्या क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस आप इक्वली शेयर करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6% पर एनम से, और रेम्यूनरेशन भी नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज कब होती है? जब पार्टनरशिप डीड होगा। और जब पार्टनरशिप डीड होगी तब वो उसमें बताएंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट किस रेट से दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस रेट से दिया जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेम्यूनरेशन का भी क्या अमाउंट और क्या परसेंटेज रहेगी। ये सब चीज पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। ठीक है, तो अब इतना हमारा क्लियर हो गया कि पार्टनरशिप डीड होगी तब क्या होगा और पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तब क्या होगा। इतना क्लियर हो गया कि पार्टनरशिप डीड होगी तब क्या होगा और पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तब क्या होगा। ये चीज इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, और इसमें एक पॉइंट है कि जो पार्टनरशिप डीड है वो अमेंड हो सकती है, मतलब चेंज हो सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे ही कोई चेंज आया आपके कॉन्ट्रैक्ट में, पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें कोई चेंजेस आए हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट डीड में लिखा हुआ है, अब हमें चेंज करना है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। मतलब पार्टनरशिप डीड को चेंज करने का भी प्रोविजन है। द पार्टनर्स में अमेंड द पार्टनरशिप डीड
टू इंक्लूड और चेंज एनी ऑफ द अबव क्लॉज। मतलब जितने ऊपर हमने क्लॉजेस पढ़े हैं उन सबको चेंज करने के लिए या फिर कोई एक क्लॉज इंक्लूड करने के लिए, मतलब जो क्लॉजेस पार्टनरशिप डीड में पहले से लिखे हुए हैं उसमें कोई चेंज करना है या फिर कोई और ऐड करना है या कोई हटाना है, तो ये सब चीजें हो सकती हैं, इसका भी प्रोविजन है। ऐसा नहीं है कि एक बार डीड बन गई तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, उसमें चेंजेस हो सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक आता है लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स। लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की क्या क्या लाइबिलिटीज होती हैं। if a partners if a partner carries on a business that is similar to that of the firm in competition with the firm and the earned profit from it, the profit earned from such business shall be paid to the firm। क्या कह रहा है कि अगर सपोज करो एक फर्म है, ठीक है, ये पार्टनरशिप फर्म है ये, और इसी में तीन पार्टनर है, इसी में तीन पार्टनर है। एक बंदा क्या कर रहा है, इसी फर्म के माल को कहीं और किसी और के सेल कर रहा है, किसी और फर्म के या कैसे भी दूसरा कंपटीशन सेल बना के सेल कर रहा है। तो अब इस पार्टनर की लायबिलिटी है जो इससे इसे प्रॉफिट हुआ वो इसे इस फर्म को देना होगा। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म in competition with the firm and earn profit from it, the profit earned from such business shall be paid to the firm। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, इफ अ पार्टनर earn profit for self from any transaction of the firm or from the use of the firm's property or business connection, the profit so earned shall be paid to the firm। वो ये कह रहा है कि सपोज करो एक पार्टनर क्या कर रहा है, फर्म के नाम को यूज करके, फर्म के नेम को यूज करके या फर्म की रिसोर्सेज को यूज करके या फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके कोई और अनदर इनकम अर्न कर रहा है, तो इस पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पार्टनर की लायबिलिटी है कि यहाँ से जो इसने इनकम जो भी प्रॉफिट अर्न किया वो इसे फर्म को देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टनर गेट कमीशन फ्रॉम द बायर ऑफ goods on goods sold by the firm, the commission so earned shall be paid to the firm। इसने क्या करा, फर्म के माल को सेल कर दिया और उस पे इसे कमीशन मिला, तो अब पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कमीशन ये फर्म को दे दे। ठीक है, अगर मतलब कोई भी एक फर्म है उसके पार्टनर है, उन सारे पार्टनर्स में से कोई भी पार्टनर फर्म का नाम, फर्म की रिसोर्सेज, फर्म की प्रॉपर्टी या फर्म के गुड्स को यूज करके दूसरे तरीके से भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो उस पार्टनर की लायबिलिटी है कि वो प्रॉफिट वो फर्म को दे दे। ठीक है, बस लायबिलिटीज में ये दो पॉइंट थे। अब अगला टॉपिक आता है some other important provision of the Indian Partnership Act। ये तो पता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के लिए, ये मैं पढ़ा देती हूँ। इसमें 5 पॉइंट है, फिर बाकी थोड़े से प्रोविजंस और दे रखे हैं पार्टनरशिप एक्ट के, वो आप रीड कर लीजिएगा। Some other important provision of the Indian Partnership Act 1932। First, if all the partners, important provisions of the Indian Partnership Act 1930। If all the partners agree, अगर सारे पार्टनर एग्री होते हैं, a minor may be admitted for the benefit of the partnership। तो हमेशा हमने पढ़ा था कि पार्टनर कौन होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, 16 या 18 जो भी एज एप्लीकेबल है, 18 ईयर से बड़ा है मेजर हो जाते हैं, तो वो लोग पार्टनर होने चाहिए। लेकिन क्या अगर कोई माइनर है, मतलब कोई छोटा बच्चा है जिसकी ये एज लिमिट क्रॉस नहीं हुई है, तो क्या ये माइनर पार्टनर बन सकता है?
हाँ ये पार्टनर बन सकता है अगर सारे पार्टनर अपनी रजामंदी दे दें तो। Second, a partner may be admitted as a partner either with the consent of all existing partner or in accordance with the express agreement among the partner. कोई भी पर्सन, नया पर्सन, न्यू पर्सन पार्टनर बन सकता है जबकि सारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो हाँ कर दें, या एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उसमें वो लोग फॉल मतलब एग्रीमेंट को पूरा कर रहे हैं एग्रीमेंट को, और तब न्यू पार्टनर को बुला रहे हैं, तो तब नया पार्टनर बन सकता है। पर्सन में बी एडमिटेड, एक पर्सन एडमिट हो सकता है एज अ पार्टनर ईदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर और इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, और जो उनका कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में उसके बेसिस पर नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है फिर अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म ईदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। जैसे कोई न्यू पार्टनर आ सकता है वैसे ही कोई रिटायर भी हो सकता है, मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की रजामंदी से और उनके एग्रीमेंट के बेसिस पर। फोर्थ पॉइंट है रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल और एंड नॉट कंपलसरी। पॉइंट है कि फर्म की रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। क्या है ये? ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ठीक है। लास्ट पॉइंट है अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर इन द पार्टनरशिप डीड अ फर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ द firm is dissolved on the death of the partners unless otherwise agreed by the partners in the partnership deed। या तो पार्टनरशिप डीड में जो एग्रीमेंट है, जो एग्री हुआ है, तो तब फर्म डिसॉल्व होगी, अदरवाइज पार्टनर की डेथ हो गई तो फिर फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्व मतलब बंद हो जाएगी। ठीक है भाई, सपोज करो फर्म में एक फर्म है उसमें कई सारे पार्टनर्स हैं, मैक्सिमम 50 तक हो सकते हैं ना, तो काफी सारे पार्टनर्स हैं। तो एक पार्टनर की डेथ हो गई तो ये पार्टनर्स तो बच रहे हैं ना, तो इन्होंने डिसाइड किया यार हम ना फर्म कंटिन्यू करेंगे, तो ठीक है फर्म चल रही है। अगर सपोज करो सारे पार्टनर्स की डेथ हो गई तो क्या फर्म कौन चलाएगा फिर? तो फर्म यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिसॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सम अनदर प्रोविजंस थे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के। माइनर भी पार्टनरशिप डीड, माइनर भी पार्टनर बन सकता है। न्यू पार्टनर आएगा तब कैसे आएगा? ओल्ड रिटायर होना चाहता है वो, डिसोल्यूशन, और इसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। अब आगे दे रखी है इलिस्ट्रेशन। आगे क्या दे रखी है? इलिस्ट्रेशन। ये इलिस्ट्रेशन मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ। अब हम इलिस्ट्रेशन करेंगे। मैंने आपके साथ इलिस्ट्रेशन की स्क्रीन शेयर की है। आई होप ये सब आपको दिख रही होगी। ठीक है, पहली इलिस्ट्रेशन नंबर 1, ये हमें किस बेसिस पे करनी है? प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बेसिस पे करनी है। ठीक है, A, B and C are partners in a firm. They do not have a partnership deed. इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं थे तो क्या क्या प्रोविजन थे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वली।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, अलाउड ही नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स सेम, अलाउड ही नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, रजिस्ट्रेशन, नहीं सॉरी, रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन ये भी अलाउड नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने देखे थे, 1 2 3 4 5 पॉइंट हमने देखे थे। अब हम देख लेते हैं पहला पॉइंट क्या पूछ रहा है वो। ए, उन्होंने बोल दिया एबीसी पार्टनर है, पार्टनरशिप डीड नहीं है। जैसे ही आपको क्वेश्चन में देखे पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये पांचों पॉइंट रिकॉल कर लो कि अच्छा हाँ, फर्स्ट प्रॉफिट एंड शेयर इन्हें इक्वली शेयर करना है, और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउड नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, और रेम्यूनरेशन भी अलाउड नहीं होगी। पांचों पॉइंट रिवाइज कर लिए। अब पहले पॉइंट की इनकी डिमांड देख लेते क्या है। ए, हु हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल। ए, वो हैं जिन्होंने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है देन अदर पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर्स के मुकाबले इन्होंने कैपिटल ज्यादा कंट्रीब्यूट करी है। तो ये डिमांड कर रहे हैं, ए डिमांड्स, पता है जैसे यहाँ पे दो कॉमा लगा हुआ है ना, इसको अलग पढ़ते हैं, यहां से सीधा पढ़ो। ए डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए ने डिमांड करी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे एट द रेट 10% पर एनम। और जो ये कॉमे के बाद और यहाँ कॉमे से पहले जो पूरी लाइन लिखी हुई है ना, ये वाली, ये एक साथ है। ठीक है, तो ए डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन उसने लिखा हुआ है ए हु हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स। इन्होंने यहाँ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और दे दी है जिसे कॉमा लगाकर लिख दिया है इन्होंने। ठीक है, बाकी वो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ए डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट की कैपिटल पे एट द रेट 10% पर एनम, बट बी एंड सी डू नॉट एग्री विद हिम, बट बी एंड सी डू नॉट एग्री विद हिम। और बी और सी उसके साथ एग्री नहीं कर रहे हैं। तो क्या एक बात बताओ, बी और सी की जरूरत है एग्री करने या ना करने के लिए, बी और सी की जरूरत है एग्री करने और ना करने के लिए। क्यों, क्योंकि भाई अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये वाला पॉइंट है, और पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो ये तो अलाउड ही नहीं है। कोई बंदा डिमांड ही नहीं कर सकता, कोई बंदा मतलब कोई भी पार्टनर क्या इसे डिमांड कर सकता है, नहीं। तो बी और सी तो बाद में आते हैं, फिर बी और सी का तो रोल ही प्ले नहीं होता। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is not payable, is not payable to any partner, to any partner। वो क्या कह रहा है, प्रोविजन ने क्या बोला था, हमने देखा था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ही नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर, देयरफॉर ए इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। ये लैंग्वेज इसकी आप यहां से देख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर, देयरफॉर इसलिए ए इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, ए एंटाइटल नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, बी हैज devoted full time to run the business and demand a salary of 5,000 per annum, but A and C do not agree with him। मिस्टर बी कह रहे हैं कि मैं बहुत डिवोटी हूं काम के लिए, मैं बहुत डिवोटी हूं, मतलब बहुत डिवोशन के साथ, बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं ये, और पूरा टाइम बिजनेस को रन करने में निकाल रहे हैं। मतलब ये ए और सी से ज्यादा काम कर रहे हैं। बी ये कह रहे हैं कि मैं ए और सी से ज्यादा काम कर रहा हूं, तो इसीलिए मुझे सैलरी चाहिए। और मैंने क्या बताया था, सैलरी कहाँ होती है, रेम्यूनरेशन में। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी या फिर कमीशन, सैलरी या फिर कमीशन, तो वो भी अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है ना। तो क्या मिस्टर बी इंटाइटल है सैलरी लेने के लिए, नो, मिस्टर बी इंटाइटल है नहीं।
तो रेम्यूनरेशन इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर, रेम्यूनरेशन इज, लैंग्वेज क्या होगी, रेम्यूनरेशन इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर, देयरफॉर बी इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी. थर्ड, C demands interest on loan of 50,000 advanced by him at the market rate of interest which is 12%. C ने फर्म को लोन दिया, ठीक है, 50,000 रुपए का. अब सी कह रहे हैं कि फर्म मुझे ब्याज दो 12% पर एनम के हिसाब से. जब हमने देखा था पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, प्रोविजन होता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है. इंटरेस्ट ऑन लोन होता है कितना परसेंट, सी ने फर्म को लोन दिया 50,000 रुपए का और डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट 12% पर एनम पे, लेकिन एज पर द प्रोविजंस कितना होता है 6% पर एनम. क्या सी 6% पर एनम के लिए एलिजिबल है और 12% पर एनम की डिमांड कर सकता है? वो केवल 6% पर एनम ले सकता है, 12% पर एनम नहीं ले सकता, क्योंकि प्रोविजन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि 6% लेना है. 6% क्यों लेना है? क्योंकि प्रोविजंस में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रोविजंस में लिखा हुआ है. ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट. A has drawn 10,000 from the firm for personal use. B and C demand with the interest should be charged at 10% per annum. जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड ही नहीं है, तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड ही नहीं है तो क्या ये ले सकते, क्या ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लोन ले सकते हैं? नो. तो इंटरेस्ट ऑन एज ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन एज ड्रॉइंग विल नॉट बी चार्ज्ड. ठीक है, विल नॉट बी चार्ज्ड. मतलब ए ने तो ड्राइंग करी और बी और सी ये कह रहे हैं, ए से बी और सी ए से कह रहे हैं कि आप इंटरेस्ट दो ड्राइंग पर, लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं है. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस लग रहे हैं और उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर डीड नहीं है तो ड्राइंग पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना है. तो क्या बी और सी डिमांड कर सकते हैं? नहीं कर सकते. लास्ट पॉइंट क्या है? net profit before taking into the account any of the above claim amount to 50,000 at the end of the first year of the business. A demand share profit in the capital ratio. How will be the dispute be settled? क्या ये कैपिटल रेशियो में हो सकता है? नहीं. हमने देखा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस में जाता है? इक्वली जाता है, इक्वली जाता है. तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, सही बात है. प्रॉफिट कितना है? उसने क्या बोला है? एक बार लैंग्वेज फिर से पढ़ो. net profit before taking into account any of the above claim amount to, मतलब प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है? 50,000 रुपए का है. प्रॉफिट कितना है? 50,000 रुपए का है. प्रॉफिट कितना है? 50,000 रुपीज का, रुपीज 50,000. लेकिन उसमें से ऊपर वाली कोई भी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट नहीं हुआ है. कि क्या कह रहा है? बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम. कोई भी क्लेम लेने से पहले, कोई भी क्लेम लेने से पहले आपका प्रॉफिट 50,000 रुपए है. तो हमने क्या क्या क्लेम लिया? क्या हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया? ये खर्चा हुआ नहीं. क्या हमने सैलरी दी 5,000 रुपए की? क्या हमने सैलरी दी पर 5,000 रुपए की? नहीं. क्या सी ने लोन पे इंटरेस्ट की डिमांड की 12% पे दिया? नहीं. हमने कितना दिया? 6% दिया. तो कितना दिया था? 3,000 रुपीज का. फिर ड्राइंग पे इंटरेस्ट की डिमांड की गई थी, क्या दी? नहीं. तो इन सबसे पहले प्रॉफिट कितना था? बिफोर क्लेमिंग, बिफोर मतलब पहले, तो इन सबको क्लेम करने से पहले प्रॉफिट कितना था? 50,000 रुपए. तो इनको माइनस करने के बाद कितना आएगा? 47,000. कितना प्रॉफिट आएगा? 47,000. फिर वो कह रहा है कि इस 47,000 को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस में जाएगा? इक्वली जाएगा. कैसे जाएगा? 47,000
तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाली इलस्ट्रेशन समझ आई होगी। आई होप आप लोगों को ये वाली इलस्ट्रेशन समझ आई होगी। अब आती है इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन 2 ये हम रब कर देते हैं। इलस्ट्रेशन 2 में पहला पॉइंट है, illustration 2 पढ़ लेते हैं। प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। एक बार आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसका प्रोविजंस लग जाएंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लग जाएंगे। What shall be the position in the following cases? इन्होंने ये 4 केसेस दे रखे हैं और इसमें पूछा है क्या सॉल्यूशन होगा। जब हमें पता है पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगेंगे 1932। फिर एकदम से फिर एक बार हम फिर से अपने दिमाग में रिकॉल कर लेंगे क्या क्या प्रोविजन थे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा तो केवल 6%, रेम्यूनरेशन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट थे। देख लेते हैं क्या कहता है फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट वो कह रहा है X denotes more than Y in the business। X पार्टनर्स कौन है, कौन कौन है, X और Y, दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पार्टनर्स कौन कौन है, दो ही पार्टनर हैं X एंड Y। तो कह रहा है X devotes more time than Y in the business। X Y से ज्यादा टाइम लगाते हैं, X Y से ज्यादा टाइम लगाते हैं। X claim that he should get a salary of 6,000 per month for it। क्या वो सैलरी के लिए क्लेम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट, X has provided capital। X ने कितनी कैपिटल दी है, 50,000 की, whereas X has provided 5,000 only as Y has provided, Y की कैपिटल कितनी है 50,000 की और X की कितनी है 5,000 की कैपिटल। X however has advance, X ने एडवांस भी दिया है 10,000 रुपीज का एज लोन। इसने एडवांस दे रखा है फर्म को एज लोन टू द फर्म, टू द फर्म, टू द फर्म मतलब फर्म को दिया है। X ने फर्म को 10,000 रुपए दिए हैं एज अ लोन। ठीक है, व्हाट इंटरेस्ट इफ एनी विल बी गिवन टू X एंड Y। इसने पूछा है X और Y को क्या इंटरेस्ट मिलेगा। भाई कैपिटल की बात करें, कैपिटल की बात करें चाहे X की हो चाहे Y की हो तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लोन की बात करें तो इंटरेस्ट मिलेगा और 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। क्या Y ने लोन दिया है, नहीं। X ने लोन दिया है, हाँ, कितने का, 10,000 रुपए का। कितने का लोन दिया है, 10,000 रुपए का। तो X कितने परसेंट इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल है, इसके 6%, मतलब 600 रुपए के लिए ये एलिजिबल है। तो आंसर देख लेते क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ये बात हमें समझ आ गई। देयरफॉर इसलिए X एंड Y विल नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, उन्हें कैपिटल पे कोई भी लोन इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेबल एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता है, 6% पर एनम। क्यों होता है 6% पर एनम, क्योंकि प्रोविजंस में लिखा हुआ है। दस X विल गेट इंटरेस्ट ऑन लोन, तो X को मिल जाएगा, क्योंकि लोन किसने दे रखा है, X ने, तो X को मिल जाएगा, X
X will get interest on loan at the rate of 6% per annum. ठीक है, एक्सक्यूज मी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड, X want to introduce his son Z into their business. Y object to his proposal. X ने क्या करा, X ने अपने बेटे Z को बिजनेस में लाना चाहा, लेकिन Y ने इसे मना कर दिया। तो क्या वो ला सकता है? क्या वो ला सकता है? नहीं, जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं कर सकते कोई भी नया मेंबर नहीं आ सकता। तो अ पर्सन कैन नॉट इंट्रोड्यूस अ पार्टनर, अ पर्सन cannot be introduce a partner without the consent of all the partners. Therefore, Z can not be admitted into the partnership because Y objects to it, क्योंकि Y ने ऑब्जेक्ट कर रखा है। कोई भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो सारे पार्टनर्स की कंसर्न चाहिए होती है। फॉर्म में दो ही पार्टनर हैं, X और Y, और X अपने बेटे को एज अ न्यू पार्टनर लाना चाहते हैं, लेकिन Y ने मना कर दिया, और तो ये इसलिए नहीं आ सकते। अगर सपोज करो यहाँ दो पार्टनर हुए होते, एक्स वाई जेड और ए, जेड और ए भी पार्टनर होते, जेड और ए हाँ कर देते और वाई मना कर देता, तब भी नहीं आ सकते, क्योंकि हमें सारे पार्टनर की कंसर्न चाहिए होती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, Y wants the profit should be distributed in the ratio of the capital, but X wants it should be distributed equally. Y कह रहे हैं, Y बोल रहे हैं कैपिटल रेशियो में, और मिस्टर X बोल रहे हैं इक्वली। तो किसकी बात मानी जाएगी? X की, बिकॉज ये एज पर द प्रोविजंस है, एज पर द प्रोविजंस है, लेकिन ये एज पर द प्रोविजन नहीं है, ये एज पर द प्रोविजन नहीं है, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो क्या लगते हैं? प्रोविजंस लगते हैं, और प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है कि प्रॉफिट पीएसआर इक्वली शेयर होगा। क्यों इक्वली शेयर होगा? क्योंकि प्रोविजंस में लिखा हुआ है। ठीक है, इलिस्ट्रेशन 2B खत्म। अब इसमें एक इलिस्ट्रेशन और है जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो आप कर लीजिएगा, सेम ऐसी है, सेम जो हमने दो करी हैं उसी के जैसी है, बाकी इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब अगला टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगला टॉपिक क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। छोटा सा कंसेप्ट है, देखो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रेडिंग अकाउंट में से ट्रांसफर कर लेते हैं, या ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। चलो मैं फिर से बता देती हूँ। तो ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस आपने 11th में किया होगा, बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है 2GP ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे टोटल हो जाता है। फिर ये वाला जीपी यहाँ ट्रांसफर हो जाता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर यहाँ पे ग्रॉस लॉस आता है, ये वाला ग्रॉस यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है टू ग्रॉस लॉस। ठीक है, इतना हो गया। फिर यहाँ पे हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख देते हैं, और यहाँ पे सारे इनडायरेक्ट इनकम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आता है फिर नेट प्रॉफिट।
इतना फॉर्मेट आपको पता होगा, ठीक है, मैं ये समझती हूँ इतना आपने 11th में किया हुआ है, इतनी बातें आपको समझ आती हैं। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट में से चार्ज करना। सपोज करो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 10,000 रुपए, यहाँ पे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुए 3,000 रुपए, ठीक है। अगर मैं 10,000 में से 3,000 माइनस कर दूं तो नेट प्रॉफिट कितना आया? 7,000 रुपए, ठीक है। अब मैं कह रही हूं कि एक कुछ प्रॉफिट हमें पार्टनर्स को देना है, हमें कुछ प्रॉफिट पार्टनर्स को देना है जो हमें प्रॉफिट में से चार्ज करना है, जो हमें प्रॉफिट में से चार्ज करना है। तो हमने यहाँ लिख दिया पार्टनर ए और बी, इसे दे दिया 1,000 इसे दे दिया 1,000 और इसे दे दिए 2,000। इसे दे दिया 1,000, ए को, बी को दे दिए 2,000। तो अब प्रॉफिट कितना हो गया? अब प्रॉफिट कितना हो गया? 4,000 का प्रॉफिट हो गया। मैं इसे रब नहीं कर रही हूँ, दिखा रही हूँ, इसके लिए दोनों फिगर लिखी है। ये हमारा था नॉर्मल प्रॉफिट 7,000, ठीक है। अब 7,000 में से फर्म ने डिसाइड किया कि इसमें से हम प्रॉफिट में से चार्ज करके हम पार्टनर्स को पैसे पे करेंगे। तो हमने क्या करा, प्रॉफिट में से चार्ज कर लिया 1,000 और 2,000 माइनस कर दिए, तो अब प्रॉफिट कितना बचा? 4,000। तो चार्ज का मतलब होता है कि आपको वो अमाउंट प्रॉफिट में से माइनस करनी होती है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब माइनस करनी होती है। अब इसका एप्रोप्रिएशन देख लेते हैं। यही टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज एंड ऑल, जीपी आया यहाँ पे, सेम टू सेम है, ये तो सेम है बिल्कुल। जीपी आया 10,000। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने हुए? 3,000 रुपीज। अब प्रॉफिट कितना आया यहाँ पे? 7,000। तो अब वो कह रहा है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सपोज इक्वली करा है, या फिर 3,000 और 4,000। तो ये एप्रोप्रिएशन, ये प्रॉफिट में से पार्टनर्स को दिया है, ये प्रॉफिट में से चार्ज नहीं किया है, इसे प्रॉफिट में से चार्ज करना नहीं कहते, इसे कहते हैं प्रॉफिट में से चार्ज करना। मतलब जो प्रॉफिट है उसमें से पार्टनर्स को पेमेंट करने के बाद जो बचा वो नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा कि चार्ज का मतलब क्या होता है और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। एक बार बुक से देख लेते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आपकी बुक में भी ऐसे टी शेप में दे रखा होगा। यहाँ लिखा है चार्ज और यहाँ लिखा है एप्रोप्रिएशन। फर्स्ट पॉइंट है नेचर। फर्स्ट पॉइंट क्या है? नेचर। इट मीन्स डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। इट मीन्स डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू, ये रेवेन्यू यही तो आता है ना सारा, जीपी ले लिया सारा, यहाँ इस साइड रेवेन्यू साइड तो होती है, यहाँ पे सारे हम अपनी इनकम लिखते हैं। तो इट इज अ डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में ये लिखा हुआ है, it means distribution of net profit, it means distribution of net। यहाँ पे कोई डिडक्शन वर्ड नहीं लिखा हुआ, डिडक्शन वर्ड यहाँ लिखा हुआ था कि रेवेन्यू में से डिडक्ट करना है, और यहाँ लिखा है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करना है फॉर द ईयर अमंग द पार्टनर अंडर डिफरेंट हेड एज पर द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है फ्लक्चुएटिंग है या क्या क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो लेकिन अभी ये क्या कह रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रॉफिट। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है और यहाँ डिडक्शन कह रहा है। डिडक्शन मतलब रेवेन्यू में से माइनस कर दो, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो नेट प्रॉफिट आया उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है व्हेन मेड। ये कब होता है? सेकेंड पॉइंट है व्हेन मेड। इन द इवेंट ऑफ द लॉस ऑल्सो एक्सपेंस दैट आर अ चार्ज ऑन प्रॉफिट आर अकाउंटेड। ये लॉस के केस में भी दिया जाएगा ये, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। जैसे आपका बिजली का बिल है, आपका चाहे नुकसान क्यों ना हो आपको बिजली का बिल देना ही देना है। आपका फोन का बिल है, आपको चाहे कितना ही नुकसान क्यों ना हो बिजनेस में, आपको अपना फोन का बिल देना ही देना है।
रेंट आपको देना ही देना है। इसी तरीके से ये वाला चार्ज भी आपको तब भी देना है जब आपका लॉस होता है। एप्रोप्रिएशन वाले में क्या लिखा हुआ है, एप्रोप्रिएशन इज मेड व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट, और ये केवल तभी होगा जब आपके केस में प्रॉफिट होगा। मतलब अगर आपके केस में लॉस है तब आपको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला है रिकॉर्डिंग। इट इज डेबिट टू द P&L अकाउंट। ये हमने डेबिट करा है, P&L की डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होता है, तो हमने P&L में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, इट इज डेबिट टू द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, P&L बनाने के बाद हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं और यहाँ पर पार्टनर्स को दे देते हैं 2A B, तो यहाँ 3000 और 7000, तो हम इसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ भी नहीं है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाता है, इसके बाद हम बना देते हैं हमने देखा था ना, तो पता है कि हम P&L अकाउंट बनाते हैं, फिर इसके बाद हम बना देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट आता है यहाँ पे और इस नेट प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं और यहाँ पर पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हमारा कितना था, 7000 था, तो 3000 और 4000, तो ये हमारा P&L, ये हमने P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया और ये हमने प्रॉफिट P&L एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया एज अदर एक्सपेंसेस। प्रायोरिटी, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, हमने रिकॉर्ड देख लिया, अगला पॉइंट है इसका प्रायोरिटी। इट इज डन बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे जो ये 4000 बचा, इसका सेम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की तरह, इस वाले की तरह ट्रीटमेंट होगा 4000 रुपए का, लेकिन जो चार्ज अगेंस्ट किया है वो एप्रोप्रिएशन से पहले हो जाएगा। एप्रोप्रिएशन से पहले ही तो हो रहा है ये भाई, यहाँ पे तो आपने नेट प्रॉफिट निकाला उसके बाद ट्रांसफर करा, यहाँ पे कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट में से चार्ज करके, ये चार्ज करने के बाद तो एप्रोप्रिएशन बनाओगे आप, और यहाँ पे हमने पहले ही एप्रोप्रिएशन बना दिया था। क्या हमने कोई पेमेंट करी, नहीं, लेकिन पहले एप्रोप्रिएशन बनाया फिर पेमेंट करी, लेकिन यहाँ पे पहले पेमेंट कर दी फिर नेट प्रॉफिट निकाला फिर एप्रोप्रिएशन बनेगा। ठीक है, इट इज डन आफ्टर द अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस। यहाँ पे सारे अकाउंटिंग होने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है उसके बाद ये काम होगा। एग्जाम्पल, रेंट पेड टू द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के क्या क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि पार्टनर को रेंट देना है, पार्टनर को रेंट देना है, तो चाहे हम पार्टनर को रेंट दें या हम किसी और को रेंट दें, तो रेंट तो हमारी प्रायोरिटी है ना, हमें पहले उसे प्रॉफिट में से पे करना होगा। जैसे मैंने आपको बोला बिजली का बिल आपको तब भी देना है जब आपको नुकसान है, तो इसी तरीके से रेंट भी आपको तभी देना है जब आपको नुकसान है, चाहे आप रेंट अपने पार्टनर को दो या फिर किसी बाहर वाले को दो। लायबिलिटी तो फर्म की रेंट पे करने की बनती है ना भाई। अब सपोज करो फर्म किसी पार्टनर की फैक्ट्री यूज कर रही है और पार्टनर ने कहा कि मैं इसका रेंट लूंगा, तो आप किसी और की फैक्ट्री ना यूज करके अपने पार्टनर की फैक्ट्री यूज कर रहे हो, तो आप बाहर वालों को भी तो रेंट देते हैं, तो जैसे रेंट आप बाहर वालों को दोगे वैसे ही आपको अपने पार्टनर को देना पड़ेगा। तो इसलिए जो पार्टनर को रेंट देना है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है भाई। वो पार्टनर जिसकी ये फैक्ट्री है वो अपने प्रॉफिट के लिए एलिजिबल है, वो उसका अपना अलग पार्टनरशिप डीड का कॉन्ट्रैक्ट है फर्म के साथ, लेकिन इसने एडिशन में जो फर्म को फैक्ट्री दे रखी है तो उस फैक्ट्री पे रेंट देना फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। या फिर पार्टनर ने क्या कर रखा है, फर्म को लोन दे रखा है, सेम डे पार्टनर ने क्या कर रखा है, फर्म को लोन दे रखा है, फर्म को पैसे की जरूरत थी, पार्टनर ने कहा मेरे पास पैसे हैं, तो फर्म को किसी आउटसाइडर से लोन नहीं लेना पड़ा, फर्म को किसी आउटसाइडर से लोन नहीं लेना पड़ा क्योंकि पार्टनर ने लोन दे दिया। अगर फर्म आउटसाइडर से लोन लेती तो इसे भी तो इंटरेस्ट देती, चाहे फिर मुनाफा होता या ना होता ब्याज तो देना ही पड़ता। इसी तरीके से उसने आउटसाइडर से लोन ना लेके पार्टनर से लोन ले लिया, तो फर्म की लेकिन पेमेंट की इंटरेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम टू सेम है जैसे वो आउटसाइडर के साथ होती।
ठीक है। पार्टनर ने फर्म को कोई फैक्ट्री दे रखी है रेंट पे, तो एक फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टनर को रेंट पे करना। पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, तो अब ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टनर को इंटरेस्ट देना। अगर ये पार्टनर ना देता फैक्ट्री, अगर ये पार्टनर ना देता लोन, तो ये आउटसाइडर से लेते, फर्म आउटसाइडर से लेती। तो जैसे फर्म की लायबिलिटी आउटसाइडर के लिए है, वैसे ही फर्म की लायबिलिटी पार्टनर के लिए है। ठीक है, वैसे ही फर्म की लायबिलिटी पार्टनर के लिए। तो इसलिए ऐसे वाले खर्चे, जैसे ये लोन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। ये अगर फर्म को लॉस है, फर्म को अगर लॉस है, तब भी इन्हें देने ही देने होंगे। ठीक है। अब दूसरी साइड क्या था एप्रोप्रिएशन वाले में, जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है, सैलरी टू पार्टनर्स। ठीक है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई ये सब देना भी फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन फर्म कह रहा है इस बार मुझे लॉस है तो इस बार मैं नहीं दे पाऊंगा आपकी सैलरी, नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट होगा तब मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। क्या ये सैलरी पार्टनर्स दूसरे लोगों को भी, आउटसाइडर को भी सैलरी देगा? नहीं। क्या दूसरे की फर्म में जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेगा? नहीं। क्या दूसरों को कैपिटल पे भी इंटरेस्ट देगा? नहीं। तो ये लोग पार्टनर मतलब ओनर वाला काम कर रहे हैं यहाँ पर, की सैलरी। अब सपोज करो आपकी दुकान है, ठीक है, आपकी कोई शॉप है या आपका कोई बिजनेस है, और उस साल आपके बिजनेस को लॉस हो गया, तो आप पहले बाहर वालों की अपनी अपनी जो आपने दुकान पे लेबर रखी हुई है उसकी पेमेंट करोगे या अपना मुनाफा निकालोगे? पहले लेबर की पेमेंट करोगे ना, जो आपकी दुकान पे काम कर रहे हैं, उनकी पेमेंट करने के बाद जो आपके पास बचा उससे अपना खर्चा चलाओगे। ऐसा तो नहीं है लेबर को कहोगे भाई मेरा लॉस है, मैं अपना पहले मैं अपना पूरा हिस्सा ले रहा हूँ, तुझे मैं बाद में दूंगा, ऐसे आप नहीं करोगे ना। पहले जो आउटसाइडर्स खर्चे हैं, आउटसाइड वाले एक्सपेंसेस हैं, आप पहले वो करोगे ना, उसके बाद अपना पर्सनल जो हमारे पैसे बचते हैं वो आप अपने पास रखोगे। सपोज करो आपके पास पॉकेट मनी मिली आपको, ठीक है, आपको पॉकेट मनी मिली 5000 रुपीज की। आपने क्या करा, आपने अपने फ्रेंड से उधार ले रखे थे 4000 रुपए, और 1000 रुपए आपके बचे अपने, और आपको बुक्स लानी थी 2000 रुपए की, और ये आपको पेमेंट पहले करनी है ना। तो आपने क्या करा कि कुछ भी सेटलमेंट करोगे कि भाई तू ऐसा कर, इस बार 2000 रुपए ले ले, और 2000 में तुझे अगले महीने दे दूंगा। ऐसे थोड़ी ना पहले के पहले 5000 रुपए अपने ऊपर खर्च कर लोगे, अपने ऊपर थोड़ा ना कि 2000 की किताब ले आया, 2000 रुपए के कपड़े ले आया और 1000 रुपए खाने पीने में उड़ा दिए। आप ऐसा नहीं करोगे ना। आप पहले जो आपकी फ्रेंड है, जो आपको फालतू का खर्चा है, उसे रोक के पहले अपने फ्रेंड की पैसे वापस करोगे। एक, क्योंकि तब तक जब तक आप वापस नहीं करोगे तो आपकी सिर्फ एक लाइबिलिटी बनी रहेगी, यार मुझे अपने फ्रेंड के 2000 रुपए देने हैं, मेरे को अपने फ्रेंड के 2000 रुपए देने हैं, लेकिन आपके पास रिस्ट्रिक्शन कितनी है, 5000 रुपए की। इसी तरीके से फर्म पहले वो वाली पेमेंट करेगी जो उसकी प्रायोरिटी है, रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, फोन का बिल देना, ठीक है, और जो लोन लिया है उस पर ब्याज देना, चाहे फिर आपने लोन पार्टनर से लिया हो, आउटसाइडर से लिया हो, या फिर बैंक से लिया हो। क्या ये लोग मान जाएंगे? बैंक का लोन तो दिया नहीं आपने, और अपने पर्सनल खर्चे आप कर रहे हो, तो क्या बैंक मान जाएगा? नहीं मानेगा। तो हमें पहले ये वाले खर्चे देने होते हैं, उसके बाद अपना प्रॉफिट देखना पड़ता है। तो हम प्रॉफिट भी तो सबसे एंड में निकालते हैं ना, इसलिए टू नेट प्रॉफिट, सारे खर्चे माइनस करने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, टेलीफोन का बिल,
जितने भी रेंट आए हैं, जितना भी इंटरेस्ट है, सब कुछ पे करने के बाद देखते हो आपके पास कितना बचा है, वो आपका नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब इतना समझ आया कि प्रॉफिट अगेंस्ट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट क्या होता है। एक बार अपनी बुक से रीड करना, आपको समझ आएगा। अब तक जितना भी पढ़ाया है वो अपनी बुक से रीड करना। अब अगली क्लास में थोड़ा इंटरेस्टिंग और पढ़ेंगे हम, इंटरेस्ट इन कैपिटल, थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू हो जाएगा और भी मजा आएगा। बस पार्टनरशिप थोड़ा लेंदी है, आपको अपने आगे वाले कंसेप्ट पढ़ने के साथ साथ पुराने वाले कंसेप्ट को भी रिवाइज करते जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार अपनी बुक से अच्छे से पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।